Friends, the second speaker of today's session, Professor Ambikadatta Sharma, he was to come to this place physically, but due to physical illness and some other thing, he is only mentally present here, not physically. So I invite Professor Sharma to deliver his talk. So he is fond of delivering long lectures, but since he is slightly unfit today, I will request him to complete his talk in 30 minutes. That is okay, then 40 minutes extended by the organizers. So kindly complete it in 40 minutes. Professor Sharma. इदमंधन तमम कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दा वयम am I audible? Yes. इदमंधन तमम कृष्णम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दा वयम ज्योतिर आसंसारम न दीप्यते। मित्रों, contrary thinking, Jaipur experiment and contemporary Indian philosophy पर यह प्रोफेसर अरविंद जी, अनुभव जी और मनीष जी और उनके सहयोगियों के द्वारा यह कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार भर नहीं है, बल्कि यूं कहें कि यह स्वातंत्रोत्तर भारतीय दर्शन के बनने की प्रक्रिया का यह एक उत्सव भी है और हम सशरीर इस उत्सव के साक्षी नहीं बन पाए। इसके लिए मैं आयोजकों से और इस उत्सव में सशरीर भाग लेने वाले जितने पूरे भारत से विद्वत जन आए हैं उनके प्रति और आभासी पटल पर जो लोग साक्षी बन रहे हैं उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यह मैं अपना दुर्योग समझता हूं कि मैं इस उत्सव का सशरीर साक्षी नहीं बन पाया। मित्रों, जयपुर प्रयोग जिसके माध्यम से 20वीं 21वीं शताब्दी में भारतीय दर्शन का एक वैकल्पिक आकार हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं कि इस ब्रह्मोद्य के आयोजनकर्ता और उसके केंद्रीय पुरुष प्रोफेसर दयाकृष्ण जी रहे। वे सागर विश्वविद्यालय से चलकर जयपुर पहुंचते हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग को उन्होंने समकालीन दार्शनिक चिंतन का केंद्र या कहें कि प्रयोगशाला बना दिया। इस प्रयोगशाला के प्रयोगधर्मी दार्शनिकों में प्रमुख रूप से तो दयाकृष्ण जी ही का नाम लिया जा सकता है, लेकिन उसके साथ इस प्रयोग को पूर्णता प्रदान करने में जिन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण दार्शनिक भागीदारी निभाई है उनमें प्रोफेसर विश्वंभर पाही, प्रोफेसर रामचंद्र गांधी, यशदेव शल्य, मुकुंद लाठ एवं कुछ अन्य भी परिगणित किए जा सकते हैं। और ऐसे सभी प्रयोगधर्मी दार्शनिकों का जो जयपुर में संकुल बना, आप सब जानते हैं कि इसका पूरा का पूरा श्रेय दया जी को जाता है। मानो 20वीं शताब्दी में दया जी का जो एडवेंट है, जो उनका उदय है, वह एक तरह से भारतीय दर्शन के लिए वो मानो सुकरात बनकर आते हैं, जो स्वयं से संवाद, परंपरा से संवाद, समाज संस्कृति से संवाद और यहां तक कि पूरी मानवता से संवाद करते हैं। मानव संवाद उनके लिए स्वराज का और आत्म विस्तार का, एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ का एकमात्र साधन हो।
मित्रों, इस जयपुर एक्सपेरिमेंट और कॉन्ट्रेरी थिंकिंग इन कॉन्टेम्पररी इंडियन फिलॉसफी पर विचार करने से पूर्व हमें इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि दया जी की वह पीड़ा क्या थी जो उन्हें भारतीय दर्शन की तस्वीर और उसके परिदृश्य को बदल लेने के लिए उन्हें अंदर से झकझोरती थी। यदि हम उनकी इस पीड़ा को समझते हैं तो शायद उन्होंने जीवन भर जिस प्रकार के ज्ञानात्मक उद्यम और उपक्रम में लगे रहे, शायद हम उसका बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे यदि हम उनकी पीड़ा को समझ सकें। सहस्त्राब्दी व्याख्यान देते हुए उन्होंने अपनी इस पीड़ा को व्यक्त किया था, और उनकी पीड़ा को यदि हम उनकी ही शब्दों में आपसे साझा करें तो मैं आपको प्रतिस्मरण दिलाना चाहूंगा उनके सहस्त्राब्दी व्याख्यान का, जहां वो भारतीय सभ्यता के पुरुषार्थों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि पिछले 150 वर्षों में कुछ ऐसा घटित हुआ कि हम इस भारतीय सभ्यता के ज्ञानात्मक अतीत और जातीय स्मृति से कट गए, उस स्मृति से जो आत्मचेतना के स्तर पर इस सभ्यता के होने की, उसके अस्तित्व की बुनियादी शर्त रही। यहां अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के भीतर एक नए ही वर्ग को पनपाया, जिस वर्ग में हम और आप सभी आते हैं, जो अपने मुल्क और अपने लंबे अतीत से कहीं ज्यादा पश्चिम के बारे में जानते हैं। ज्ञान के हर क्षेत्र में केवल वही जानते हैं जिसे पश्चिम ने उपजाया है, यूनानियों के वक्त से लगाकर आज तक। हमारे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जहां हमारे दिमाग की ढलाई होती है, यही पढ़ाया जाता रहा है। और इस प्रकार एक ऐसी मानसिकता का विगत 150 वर्षों में निर्माण हुआ जिसमें भारत का हर आदमी भीतर से यही मानकर चलता है कि सारे ज्ञान की जड़ें पश्चिम में है। यह भी कि भारतीय सभ्यता का या शायद कोई अन्य पश्चिमेतर सभ्यता का अतीत इस दृष्टि से शून्य है कि उसका विश्व सभ्यता में कोई योगदान भी है। और हमारे यहां अगर कुछ है जिससे हम थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं तो वह है सिर्फ अध्यात्म, धर्म, विजडम, या उसे जो कुछ भी कह लें। हमारी सभ्यता का यह सर्वग्रासी स्मृति भ्रंश हमारे भीतर इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि हम में से अधिकांश इस तथ्य से बिल्कुल अवगत नहीं होते कि हम अपने अतीत के इतिहास के हजारों वर्षों के दौरान इन सब ज्ञानात्मक अभियानों से गुजर चुके हैं और उनसे गुजर कर ही यहां पहुंचे हैं। हमारी स्मृति भ्रष्ट बदहाली का यह हाल उस शिक्षा पद्धति की भी देन है जो अंग्रेजों ने इस देश में रोपी और जिसकी परिणति एक भयानक रंग भेद सरीखे अपार्थीड में हुई है। मित्रों, दया जी का जो ये संवाद प्रयोग था ना, ये इसी अपार्थीड को पाटने का प्रयोग था। एक तरफ वे लोग हैं जो अभी भी किसी तरह ज्ञान की परंपरागत पद्धतियों से चिपके हुए हैं और उनका चिपकना महज जातिस्मर की तरह है, और दूसरी तरफ वे जो उन विषयों का उस पद्धति से अध्ययन करते हैं जिन्हें मॉडर्न कहा जाता है। इन दोनों वर्गों के बीच किसी तरह के संवाद या संप्रेषण की कोई गुंजाइश नहीं बची है। दया जी का संवाद प्रयोग इन दो वर्गों के बीच में फिर से उस संवाद को संचालित करने का उपक्रम था। क्योंकि ये मॉडर्न ही इस देश के वास्तविक सत्ताधारी एलीट के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं और वही अपने को इस सभ्यता का एकमात्र प्रतिनिधि समझते हैं, इससे एक ऐसी विचित्र और असंगतियों से पटी हुई हालत पैदा हो चुकी है कि इस देश का सभ्यतागत अतीत, जिसने अपने आप को विगत 5000 वर्षों में और उथल पुथल भरे वर्षों में
भी अपनी निरंतरता, अपनी सक्रियता, अपनी रचनाशीलता को बनाए रखा, उसके सामने अब इतिहास की घड़ी में संपूर्ण आत्मविस्मृति और पूरी तरह से उजड़ जाने का खतरा उपस्थित है। मित्रों, ये दया जी की जुबानी ही उनकी पीड़ा थी और इसी पीड़ा से उबरने के लिए वो भारतीय दर्शन की तस्वीर को 20वीं शताब्दी में बदलना चाहते थे। वास्तव में दया जी मित्रों जिस स्मृति भ्रष्ट बदहाली का संकेत कर रहे हैं अपनी पीड़ा में, उसी बदहाली से भारतीय मानस को मुक्त करने का और इस मुक्ति अभियान में दर्शन की प्रभावकारी भूमिका को तय करने की प्रयोगशाला का नाम ही मित्रों जयपुर प्रयोग है। इस प्रयोग में दर्शन की प्रभावकारी भूमिका कुछ हो सकती है, इसका संकेत तो हमें पहले ही कृष्णचंद्र भट्टाचार्य के स्वराज इन आइडियाज के व्याख्यान में भी मिलता है, जहां वे कहते हैं यदि आधुनिक भारत में भारतीय आत्मा की खोज यदि कहीं करना आवश्यक है तो दर्शन में ही किया जाना चाहिए। मैं इस वाक्य को फिर से मित्रों दोहराता हूं कि आधुनिक भारत में भारतीय आत्मा की खोज यदि कहीं करना आवश्यक है तो दर्शन में ही इसे किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि दया जी दर्शन की प्रभावकारी भूमिका को समझते थे कि इस स्मृति भ्रष्ट बदहाली से भारतीय मानस को मुक्ति करने में, इस मुक्तिकामी योजना में दर्शन की कितनी प्रभावकारी भूमिका हो सकती है। अब हम अपनी ही ज्ञान परंपरा के साथ जो कारित हुआ, क्या कारित हुआ? नॉन ऑथेंटिक इमेंसिपेशन। और इस नॉन ऑथेंटिक इमेंसिपेशन ऑफ आवर नॉलेज ट्रेडिशन और उससे जो उत्पन्न स्मृति भ्रष्ट बदहाली है, इससे मुक्ति के लिए जयपुर प्रयोग का आखिर फ्रेमवर्क क्या है और इस फ्रेमवर्क को कैसे पहचाना जाए? मित्रों, इस जयपुर प्रयोग के फ्रेमवर्क के दो परिप्रेक्ष्य हैं। इसका एक परिप्रेक्ष्य तो यह है कि इस जयपुर प्रयोग में जितने लोगों ने भाग लिया और अपने ज्ञानात्मक उपक्रम और ज्ञानात्मक उद्यम से उन्होंने जो कुछ भी स्थापित किया है, जो स्थापनाएं की हैं, आगामी पीढ़ी अपने प्रयासों से उन स्थापनाओं को समझे और उन्हें रूपायित भी अपने तरीके से करे। उसका एक पक्ष तो ये हो सकता है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष मित्रों ये है कि जयपुर प्रयोग अपने आप में एक आरंभ था, यह अंत नहीं था। और इस अर्थ में जयपुर प्रयोग एक अपने आप में एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। और इसका जो अनफिनिश्ड पार्ट है, इस प्रयोग धर्मिता का जो इस प्रयोग धर्मिता में भविष्य के लिए जो कुछ करने की प्रस्तावनाएं निहित हैं, आगामी पीढ़ी को उस प्रस्तावना को उत्तराधिकार भाव से ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। तब हम जयपुर प्रयोग जो अपने आप में एक बिगिनिंग है, एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है, उसे हम पूर्णता की ओर अग्रसित करने में हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं, आगामी पीढ़ी भूमिका निभा सकती है। मैं बहुत संक्षेप में जयपुर एक्सपेरिमेंट की एक महत्वपूर्ण परियोजना की ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, और वह परियोजना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी, ताकि यह बताया जा सके कि भारतीय दर्शन संग्रहालयों में पड़ी अतीत की कोई मृत वस्तु नहीं है,
बल्कि विचारों की एक उत्तरोत्तर आलोचनात्मक होती हुई जीवंत परंपरा, एक ऐसी जीवंत परंपरा जो वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग को आकार देती रही है, जो वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग को आकार देती रही है। वह इतिहास दृष्टि क्या है मित्रों? कम से कम प्रोफेसर दयाकृष्ण और प्रोफेसर पाही, ये दोनों लोग कॉलोनियल डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री पर सवाल उठाते हैं। और मैं यदि डैनियल रवे के शब्दों में कहूं तो इंडियन फिलॉसफी को हम लोग 6+3 एंड व्हाट इल्स कहकर ही इसे कंक्लूड कर देते हैं। 6+3 एंड व्हाट इल्स। प्रोफेसर दयाकृष्ण और प्रोफेसर पाही इस पर गंभीरता से सवाल उठाते हैं और हमें भारतीय दर्शन के इतिहास को समझने की एक नई इतिहास दृष्टि मुझे प्रदान करते हैं। प्रोफेसर दयाकृष्ण और प्रोफेसर पाही की वह इतिहास दृष्टि क्या है जिसके माध्यम से भारतीय दर्शन के इतिहास को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए, फिर से लिखा जाना चाहिए। मित्रों, मैं आपको दयाकृष्ण के फ्रेमवर्क के विषय में बहुत ही संक्षेप में मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूं कि दयाकृष्ण जी ने 2 सहस्त्राब्दी वर्षों में भारतीय दर्शन परंपरा के 24 दार्शनिक संप्रदायों के शताब्दी वर्ष क्रम में, मतलब 2000 वर्षों में 24 दर्शन संप्रदायों के में कितने ग्रंथ लिखे गए, शताब्दी क्रम से 2 सहस्त्राब्दी वर्ष में शताब्दी क्रम से भारतीय दर्शन के 24 दर्शन संप्रदाय, नोट 6+3 एंड व्हाट इज इल्स, बल्कि 24 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स, प्रत्येक 100 वर्ष में कितने ग्रंथ लिखे गए, इसका वो एक सर्वेक्षण करते हैं और इसके आधार पर वो भारतीय दर्शन के इतिहास की गतिशीलता को, भारतीय दर्शन के इतिहास में विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों की प्रभावमत्ता को बहुत ही वस्तुनिष्ठ तरीके से, बहुत ही ऑब्जेक्टिव और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उसे लोकेट करने का प्रयास करते हैं। अगर आप इस सर्वेक्षण को देखना चाहें तो भारतीय दर्शन एक नवीन दृष्टि में आप इस सर्वेक्षण को देख सकते हैं। और इस सर्वेक्षण पर आप यदि गंभीरता से आप विचार करें तो भारतीय दर्शन के ऐतिहासिक विकास का कि मेरी जो पॉपुलर हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है उसमें पूरे तौर से उथल पुथल मच जाता है। इतना उथल पुथल मच जाता है कि इस सर्वेक्षण के आधार को आप ध्यान में रख के यदि भारतीय दर्शन के इतिहास की पुनर्रचना करना चाहें तो सर्वदर्शन संग्रह और षड्दर्शन समुच्चय से लेकर राधा कृष्णन तक जो भारतीय दर्शन के टेक्स्ट लिखे गए हैं उन्हें आपको भुला देना पड़ेगा और एक नए तरीके से भारतीय दर्शन के इतिहास को लिखना पड़ेगा। प्रोफेसर दयाकृष्ण के इस सर्वेक्षण में कुछ लोगों ने तात्कालिक लोगों ने आपत्ति किया कि यह जो सर्वेक्षण है वो बहुत आसानी से कार्ल पॉटर के द्वारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलॉसफी के जो फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स जो बिब्लियोग्राफी पर है उस पर आधारित है और यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। आप मान लीजिए कि यह पूर्ण नहीं है और प्रत्येक दर्शन संप्रदायों के विगत 2000 वर्षों में प्रत्येक 100 वर्षों में उनके द्वारा रचित अपने संप्रदाय के ग्रंथों की संख्या में थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है, लेकिन उस थोड़े बहुत वृद्धि से
ये पूरे भारतीय दर्शन का जो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इससे होता है, उसकी तस्वीर मित्रों नहीं बदल जाती है। और दया जी ने अपने जीवन में इंडियन फिलॉसफी एक काउंटर पर्सपेक्टिव है, भारतीय दर्शन एक नवीन दृष्टि, इन 2 पुस्तकों के माध्यम से अपने सर्वेक्षण के आधार पर भारतीय दर्शन के इतिहास की पुनर्रचना करने का भरसक प्रयत्न किया। और वह प्रयत्न अभी अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसको उसी दिशा में अभी भी और आगे बढ़ाने की मित्रों जरूरत है। भारतीय दर्शन के इतिहास की पुनर्रचना करने का एक बहुत ही पारंपरिक और बहुत ही शास्त्रीय और बहुत ही विचारोत्तेजक एक फ्रेमवर्क हमें प्रोफेसर पाही ने दिया है। मैं मित्रों प्रोफेसर पाही के इस संकेत की ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। प्रोफेसर पाही कहते हैं कि भारतीय दर्शन का जो सूत्रकाल है वह भारतीय दर्शन के फॉर्मेशन का, सिस्टमेटाइजेशन का या उसका स्टेज है। सूत्रकाल में भारतीय दर्शन के संप्रदाय अपने को सिस्टमेटाइज किए हैं, सूत्र साहित्य। ये सिस्टमेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू क्यों हुआ, इसकी क्या आवश्यकता थी? बहुत ही आधारभूत बात और बहुत ही मौलिक बात प्रोफेसर पाही कहते हैं। इस शाक्य मुनि ने अर्थात बुद्ध ने तत्वमीमांसीय दृष्टिकोण को, जिस तत्वमीमांसी दृष्टिकोण को, जिसे उन्होंने संतानवादी या संघातवादी कहा है, उसकी प्रस्तावना करते हुए वो समस्त भारतीय चिंतन परंपरा के सामने एक ऑनस्लॉट प्रस्तुत करते हैं कि नित्यवाद, आत्मवाद और द्रव्यवाद को आधार बनाकर कर्मवाद, संसारवाद और ज्ञान मोक्षवाद की पूरी वैचारिकी सुसंगत रूप से खड़ा नहीं की जा सकती है। ये बुद्ध के द्वारा भारतीय चिंतन परंपरा को या वैदिक परंपरा के सामने प्रस्तुत किया गया एक बहुत ही फंडामेंटल ऑनस्लॉट है। बुद्ध की इस अभूतपूर्व वैचारिक चुनौती की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही वैदिक परंपरा में जो विचार मंथन शुरू हुआ, उसी के कारण नित्यवादी तत्वमीमांसा की 2 मुख्य धाराएं प्रवाहित होने लगी और सूत्रकाल के मार्ग का प्रारंभ हुआ वैदिक परंपरा। और ये जो 2 धाराएं वैदिक परंपरा की रही, उसे वो एक याज्ञवल्क्य धारा और एक काणादीय धारा कहते हैं। याज्ञवल्क्य धारा विषय और विषयी की में आधारभूत भेद मानकर चलती है और नित्यतावाद का समर्थन करने वाली इस धारा के जितने भी दर्शन भारतीय दर्शन में हैं, वो विषयी और विषय इनमें परस्पर अत्यंत भिन्न और विरुद्ध स्वभाव वाले मानते हैं और यह भी मानते हैं कि एक ही प्रारूप में या एक ही ढांचा से उनका स्वरूप निरूपण करना संभव नहीं है। और यह जो याज्ञवल्क्य धारा है, उस याज्ञवल्क्य धारा के अंतर्गत वेदांत का अद्वैत प्रस्थान, कपिल का सांख्य योग, पतंजलि का योग, ये प्रमुख भारतीय दर्शन के प्रस्थान दर्शन संप्रदाय इसमें आते हैं। और याज्ञवल्क्य धारा से अत्यंत भिन्न नित्यवाद की दूसरी परंपरा का प्रोफेसर पाही संकेत करते हैं, जिसको वो काणादीय धारा कहते हैं। और धर्मी भेद मूलक इस धारा के द्वारा जो तत्वमीमांसा प्रस्तुत की गई, उसके मूल में धर्मी भेद मूलकता का सिद्धांत है। और यह परंपरा यह मानकर चलती है कि विषय और विषयी इन दोनों तत्व परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि इनका स्वरूप निरूपण धर्मी के प्रारूप में किया जाना चाहिए।
और इस प्रारूप में कणाद का वैशेषिक, अक्षपाद का गौतम का न्याय और जैमिनी की मीमांसा इस कानादीय परंपरा के प्रमुख दर्शन है। अर्थात अब हमारे सामने भारतीय इतिहास की 3 दृष्टियां प्रोफेसर पाही प्रस्तुत करते हैं। एक शाक्य मुनि बुद्ध के द्वारा प्रस्तुत दृष्टि, जो क्षणिकवाद, अनात्मवाद और अद्रव्यवाद इसको लेकर चलती है। और इसके विरोध में सूत्रकाल में जो याज्ञवल्की और कानादीय धारा विकसित हुई, जो एक विषय और विषयी में अत्यंत भेद मानकर अपनी तत्वमीमांसा और सत्य के प्रतिमान को विकसित करती है। और अक्षपाद गौतम और महर्षि कणाद का वैशेषिक और जैमिनी की मीमांसा दर्शन, ये धर्मी भेद पर आधारित ये 3 दर्शन संप्रदाय हैं। तो इस तरह से काणादीय, याज्ञवल्कीय और शाक्य गौतमीय, ये 3 धाराओं में वो भारतीय दर्शन की पुनर्रचना का हमारे सामने प्रस्ताव करते हैं। आप इस संक्षिप्त बात से ही, अगर आप गंभीरता से इस बात को सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे, तो हम लोगों ने अपने विद्यार्थी जीवन से भारतीय दर्शन के जिन ग्रंथों को पढ़ के हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी का निर्माण हुआ होगा, आपको लगेगा कि हमने भारतीय दर्शन को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं है। प्रोफेसर पाही और प्रोफेसर दयाकृष्ण के फ्रेमवर्क के अतिरिक्त भारतीय दर्शन के इतिहास लेखन की हमें जयपुर प्रयोग में यशदेव शल्य और मुकुंद लाठ का भी एक फ्रेमवर्क प्राप्त होता है। मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं केवल संकेत करना चाहूंगा कि यशदेव शल्य की भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन धाराएं, ये पुस्तक आप देखिए तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि भारतीय दर्शन में सृजनात्मक इतिहास लेखन किस तरह से किया जाना चाहिए, इसके आपको उसमें उदाहरण मिलेंगे। और मुकुंद लाठ के लेखन को आप देखिए तो मुकुंद लाठ भारतीय दर्शन के इतिहास को केवल तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति शास्त्र तक सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि वो भारत की ज्ञान परंपरा को एक सावयवी ज्ञान परंपरा के रूप में लेते हुए वो संस्कृति का इतिहास, साहित्य का इतिहास, कला का इतिहास, नृत्य का इतिहास, संगीत का इतिहास, इन सब कलाओं के इतिहास को भी वो भारतीय दर्शन के इतिहास की एक अनुषंगी पद्धति के रूप में उसे जोड़ते हैं। क्योंकि मुकुंद लाठ की दृष्टि में भारतीय विद्या जो है वह एक सावयवी विचार परंपरा है। उसमें हर एक विद्या स्थान को एक दूसरे से अलग करके पूरे तौर से समझा नहीं जा सकता है। इस जयपुर प्रयोग में जो इतिहास की पुनर्रचना का संकेत हमें प्राप्त होता है, इसके अतिरिक्त इस जयपुर प्रयोग को समझने में एक और बिंदु पर हम लोगों को अपना ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहिए, और वह कि इस पूरे जयपुर प्रयोग के माध्यम से हमारे सामने नवीन प्रस्ताव क्या आए हैं, क्या इनोवेटिव प्रपोजल्स हैं भारतीय दर्शन के लिए हमारे पास। अगर आप इस दृष्टि से इस जयपुर प्रयोग पर आप विचार करें तो प्रोफेसर पाही का नवीन प्रस्ताव, जो उनके बहुत सारे प्रकीर्ण लेखनों में तो नहीं, लेकिन विशेष रूप से उनका जो मैग्नम ओपस, जो वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था का पद्धति मूलक विमर्श ग्रंथ है, अगर आप उसे गंभीरता से पढ़ें, यह भी एक दुर्योग ही कहिए कि प्रोफेसर पाही का वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था का पद्धति मूलक विमर्श, इस पुस्तक का प्रकाशन दर्शन विभाग के सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज सेंटर से हुआ।
और इसके चलते इस पुस्तक का जितना डिसिमिनेशन होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। दूसरी बात कि हम और आप सभी जिस पीढ़ी में आते हैं, हम लोग भारतीय दर्शन को कॉलोनियल माइंडसेट से पढ़ने के लिए इतने अभ्यस्त हो गए कि वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था का पद्धति मूलक विमर्श जिनके हाथों तक पहुंचा भी यह ग्रंथ, वो इसका शीर्षक देख के यह समझ गए कि इट इज वन मोर ए हैंडबुक ऑफ वैशेषिक फिलॉसफी। यह बहुत सारे वैशेषिक दर्शन के ग्रंथों में एक और पुस्तक है ये, जबकि यह पुस्तक मित्रों ऐसी नहीं है। यह पुस्तक अद्भुत मौलिकता का और उस मौलिकता की प्रामाणिकता को अद्भुत तरीके से प्रतिपादित करने का दावा करती है। और इसका नवीन संकेत यह है कि हमें किसी भी सिस्टम के स्वरूप निरूपक और उसके आगंतुक सिद्धांतों को अलग अलग करके देखना चाहिए। किसी फिलॉसफिकल सिस्टम के का हजारों वर्ष में जब विकास होता है तो उसके विकास के दौरान उस सिस्टम के कुछ एसेंशियल थ्योरीज होते हैं, स्वरूप निरूपक उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, और कुछ काल क्रम में उस सिस्टम की विकास की प्रक्रिया में आक्षिप्त हो जाना स्वाभाविक होता है। और इन दोनों को हमें अलग अलग करके देखना चाहिए। और किसी भी फिलॉसफिकल सिस्टम के विकास के एक लंबे अंतराल के बाद उस सिस्टम को पार्टिसिपेट करने वाले विद्वानों और अध्येताओं की यह जिम्मेवारी बन जाती है कि फिर से उस तंत्र में प्रविष्ट हुए, आक्षिप्त हुए अनागंतुक सिद्धांतों को व्यावर्तित करके उस तंत्र की प्रासंगिकता को नवीन संदर्भों में आकलित किया जाए। और इस बात को कितनी खूबसूरती से उन्होंने वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था के पद्धति मूलक विमर्श ग्रंथ में दिखाया है कि औपनिषद कर्मवाद, संसारवाद और ज्ञान मोक्षवाद का जो ये एक सांस्कृतिक प्रतिमान था, उस प्रतिमान को न्याय वैशेषिक दर्शन उसके साथ अपने को समायोजित करने में उसे कितने प्रकार के अनागंतुक सिद्धांतों को हजारों वर्ष तक करना पड़ा। और यदि कोई एक परंपरा निष्ठ व्यक्ति जब किसी तंत्र के स्वरूप निरूपक और आगंतुक सिद्धांतों को व्यावर्तित करने का प्रयास करता है तो प्रोफेसर पाही यह दिखाते हैं, उस व्यावर्तन के माध्यम से यह दिखाते हैं कि हमें कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अवधारणा का सिद्धांत, ईश्वर की अवधारणा का सिद्धांत, ये न्याय वैशेषिक दर्शन के स्वरूप निरूपक सिद्धांत नहीं है बल्कि आगंतुक है। इस अर्थ में आगंतुक की कर्मवाद, संसारवाद और ज्ञान मोक्षवाद के साथ न्याय वैशेषिक दर्शन की तत्वमीमांसा को समायोजित करने के प्रयास में ये गढ़ लिए गए। और इनको जब प्रोफेसर पाही व्यावर्तित करते हैं तो बिल्कुल आधुनिक संदर्भों और आधुनिक प्रकाश में वो इस पुस्तक के माध्यम से मानव व्यक्तित्व की ही पुनर्रचना कर डालते हैं, मानव व्यक्तित्व के स्वरूप का ही पुनर्निर्माण कर देते हैं। इस पुनर्निर्माण को जल्दीबाजी में समझने का प्रयास करने वाले कतिपय भारत के विद्वान उनकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह न्याय वैशेषिक दर्शन का लोकायतीकरण है, चारवाकीकरण है। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। इसके माध्यम से पहली बार न्याय वैशेषिक दर्शन की वह ऐतिहासिक कमी को उन्होंने पूरा किया है
कि भारत में न्याय वैशेषिक दर्शन कभी जीवन दर्शन नहीं बन पाया। एक पद्धति शास्त्र के रूप में इसकी परिव्याप्ति और इसका महत्व बहुत अधिक रहा, लेकिन भारतीय चिंतन परंपरा में न्याय वैशेषिक दर्शन कभी जीवन दर्शन के रूप में पुरस्कृत नहीं हुआ। लेकिन वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था के पद्धति मूलक विमर्श की दृष्टि से को आप इस तरह से देखें तो पहली बार इस पुस्तक के माध्यम से न्याय वैशेषिक दर्शन को उन्होंने एक जीवन दर्शन बनाने का प्रयास किया और मानव व्यक्तित्व का ही पुनर्निर्माण किया, स्वरूप किसी तंत्र के स्वरूप निरूपक और आगंतुक सिद्धांतों को व्यावर्तित करते हुए। दया जी तो जीवन भर नवीनता के प्रलोभन से बहुत ग्रस्त व्यक्ति कहे जाते हैं, वो नवीनता के सदैव कायल रहे। लेकिन दया जी के चिंतन में कम से कम भारतीय दर्शन के संदर्भ में हमें दया जी का नया क्या प्रस्तावित करते हैं, और बहुत संक्षेप में, मतलब एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम उनके नवीन प्रस्ताव को कैसे समझें। बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन अध्यक्ष जी के समय सीमा का आदर करते हुए बहुत ही नट सेल में मित्रों मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि पूरे भारतीय दर्शन के विकास क्रम को आप देखें तो भारतीय दर्शन के विकास क्रम 4 स्तरों में घटित हुए हैं, संपादित हुए हैं। 4 स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिलॉसफी। उसका पहला स्टेज सजेस्टिव स्टेज माना जाता है, दूसरा सिस्टमेटिक, तीसरा क्रिटिकल और चौथा इम्प्लीकेटिव। और इन 4 चरणों में भारतीय दर्शन विकसित होते हुए एक एक स्कूल के रूप में इसका एक लीनियर कंसेप्चुअलाइजेशन, लीनियर थ्योराइजेशन हुआ। उस थ्योराइजेशन को आप कॉलोनियल माइंडसेट में 6+1, 6+3 एंड व्हाट इज इल्स भी कह सकते हैं, और दया जी की शब्दावली में कम से कम 24 दर्शन संप्रदायों के लीनियर कंसेप्चुअलाइजेशन में भी उसे आप देख सकते हैं। दया जी जिस बिंदु पर उनका बलाघात है भारतीय दर्शन पर लिखते हुए, भारतीय दर्शन पर बहुत प्रश्नों को उठाते हुए, वास्तव में वो जिस बिंदु पर बलाघात करते हैं वह बिंदु यह है कि भारतीय दर्शन के विकास के चतुर्विध चरणों में अब तक भारत के कम से कम 24 दर्शन संप्रदायों का जो एक लीनियर थ्योराइजेशन हुआ है यह अंतिम नहीं है, बल्कि भारतीय दर्शन के सजेस्टिव स्टेज की जो सामग्री है, भारतीय दर्शन के जो सिस्टमेटाइजेशन या सिस्टमेटिक स्टेज की जो सामग्री है, उनकी एक अल्टरनेटिव रीडिंग संभव है और उन सामग्रियों का उपयोग करके भारतीय दर्शन की विभिन्न संप्रदायों के माध्यम से जो लीनियर थ्योराइजेशन हुआ है उसका एक अल्टरनेटिव थ्योराइजेशन की पॉसिबिलिटी को दया जी भारतीय दर्शन पर विचार करते हुए, प्रश्न उठाते हुए इसे जीवन भर एक्सप्लोर करते हैं और यह दिखाते हैं कि किसी भी विचार परंपरा कभी भी उसका कोई स्टैग्नेंट स्टेज नहीं होता उसके विकास की। प्रत्येक विचार परंपरा के विकास की एक स्वकीय धारा होती है और वह स्वकीय धारा कितने आयामों में अपनी आत्म चेतना का समय के साथ विस्तार करती है, जिसे अगर हम अपनी शब्दावली में कहें तो दया जी एक तरह से 4 चरणों में विकसित होने वाली भारतीय परंपरा के वैकल्पिक पाठ की गुंजाइश को वो सदैव समझते थे और इस बात को जरूरी भी इसलिए समझते थे
कि इसी के माध्यम से भारतीय चिंतन परंपरा की जो प्रोसेस मॉडर्निटी है, जो उसकी प्रक्रियात्मक आधुनिकता है, जो किसी न किसी कॉलोनियल माइंडसेट के चलते या कॉलोनियल ऑनस्लॉट के चलते वो कहीं न कहीं उसमें गतिरोध उत्पन्न हो गया है। तो हमें भारतीय दर्शन के इस प्रोसेस मॉडर्निटी को, इसकी प्रक्रियात्मक आधुनिकता को हमें फिर से संचालित करना चाहिए, ताकि भारतीय दर्शन या भारतीय चिंतन परंपरा की आंतरिक सृजन धर्मिता की निरंतरता के साथ हम न्याय कर सकें। और मित्रों, जब हम इन सब बातों को, इन नवीन प्रस्तावों को जब हम की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, तो मेरा अभिप्राय यही है कि इन सब चीजों को जानने वाले इस देश में 2, 4, 6 लोग ही न रहे। इस संगोष्ठी के आयोजन के माध्यम से इस दायित्व को नई पीढ़ी के कंधों पे डालना है, नई पीढ़ी को इससे अवगत कराना है, ताकि वो उत्तराधिकार बोध के साथ इस प्रक्रिया को वो आगे बढ़ा सके। मैं एक बिंदु की ओर आप लोगों का ध्यान अवश्य आकृष्ट करना चाहूंगा जयपुर प्रयोग के विषय में। और यह संभव नहीं है कि मैं बहुत उसे विवेचित रूप में प्रस्तुत करूं, लेकिन संकेत जरूर करना चाहूंगा कि हम लोग जिसे जयपुर एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और ये एक तरह से पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट फॉर द मेकिंग ऑफ 20th सेंचुरी इंडियन फिलॉसफी है, उसकी कुछ परिभाषक विशेषताएं क्या हो सकती हैं, जयपुर एक्सपेरिमेंट के वो फीचर्स क्या रहे। चंद्रा सर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जयपुर एक्सपेरिमेंट की वो परिभाषक विशेषताएं क्या रही। मैं अपनी समझ की सीमा में कहूं तो जयपुर एक्सपेरिमेंट की सबसे पहली जो पारिभाषिक विशेषता है वह है सेक्युलराइजेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी। सेक्युलराइजेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी। और सेक्युलराइजेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी के 3 महत्वपूर्ण पहलू। पहला पहलू उसका यह है, जिसे जीवन भर दया जी लड़ते रहे, कि ईस्ट इज स्पिरिचुअल वर्सेज वेस्ट इज रैशनल। ये जो एक डिमार्केटिंग लाइन है कि ईस्ट इज स्पिरिचुअल एंड वेस्ट इज रैशनल, इस डायकोटोमी से जीवन भर दया जी लड़ते रहे। एक दूसरी चीज, सेकुलराइजेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी का जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, जो हमें जयपुर के सारे चिंतकों में दिखाई पड़ता है, कि टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन फिलॉसफी इन टर्म्स ऑफ अदर वर्ल्डलीनेस, जिसको बहुत मोटे तौर पर एलिस ने जो जिस एक्सपेरिमेंट की बात किया कि देयर में बी पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन सोशियोलॉजी, इंडियन फिलॉसफी ऑफ कल्चर, नॉट ओनली मोक्ष शास्त्र। वी शुड नॉट कन्फाइंड आवरसेल्फ ओनली टू मोक्ष शास्त्र। तो ये इंडियन फिलॉसफी की जो अदर वर्ल्डली मूविंग है, इसके विरोध में भी कि ये दर्शन हमारी दुनियादारी के जीवन को भी कैसे प्रभावित करता है, यह जयपुर एक्सपेरिमेंट में सेकुलराइजेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। और एक सेकुलराइजेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी का तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, यदि हम डैनियल रवे के शब्दावली में उसे कहें तो मोनोथेइस्टिक कर्म थ्योरी, क्वेश्चनिंग अगेंस्ट मोनोथेइस्टिक कर्म थ्योरी। दया जी जीवन भर अपने विभिन्न प्रकीर्ण लेखनों के माध्यम से भारतीय दर्शन के कर्म सिद्धांत के विरोध में प्रश्न उठाते रहे,
और परंपरागत पंडितों के कोप का भाजन भी बनते रहे। मतलब भारतीय दर्शन का जो कर्म सिद्धांत है वह इतना व्यक्तिनिष्ठ है, मोनैडिक है, जिसे दया जी कभी सह नहीं पाते थे। और इसका वो विरोध करते रहे कि हमें मतलब एक ऐसे कर्म सिद्धांत की जरूरत है जिसमें मेरे द्वारा किए गए मतलब जो हमारा इंटर सब्जेक्टिव वर्ल्ड है, उस इंटर सब्जेक्टिव वर्ल्ड को सस्टेन करने वाले, उसको परिभाषित करने वाले मुझे एक कर्म सिद्धांत की जरूरत है, जिसकी खोज दया जी और पाही जी जीवन भर करते रहे। कैसे करते रहे हैं, यदि समय मिला तो मैं अपने वक्तव्य के अंत में जरूर संकेत करूंगा। जयपुर एक्सपेरिमेंट की दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है क्रिएटिव यूज ऑफ हिस्ट्री, क्रिएटिव यूज ऑफ हिस्ट्री। और इस क्रिएटिव यूज ऑफ हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, यदि हम उन्हें संकेतित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि स्कूल सेंट्रिक वर्सेज प्रॉब्लम सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन फिलॉसफी। भारतीय दर्शन को हम लोग संप्रदाय केंद्रित रूप में समझने का प्रयास करते हैं। दार्शनिक समस्याओं की केंद्रीयता के संदर्भ में हम भारतीय दर्शन को नहीं समझना चाहते। और स्कूल सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है वह थोड़ी ही दूर जाकर कंप्लासेंट होती है। और दया जी और पाही जी दोनों ये इंडियन फिलॉसफी की जो स्कूल सेंट्रिक कंप्लासेंसी है उसको ब्रेकआउट करने के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहे। क्रिएटिव यूज ऑफ हिस्ट्री का जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वह है कि इंडियन फिलॉसफी को हम यूनिलियर प्रोजेक्ट समझे या मल्टीफेसेट्स प्रोजेक्ट समझे। दया जी सदैव भारतीय बौद्धिक परंपरा या भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय दर्शन परंपरा को मल्टीफेसेट्स प्रोजेक्ट के रूप में समझते थे। क्रिएटिव यूज ऑफ हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है एगेंस्ट सिंगुलर विजन, एगेंस्ट सिंगुलर विजन। आप पूरे भारतीय दर्शन में देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि सूत्र, भाष्य, वार्तिक, तात्पर्य, टीका, परिशुद्धि, प्रसन्न पद, प्रकाश, ये व्याख्या की परंपरा चलती है। लेकिन सदैव ये व्याख्या परंपरा अपने मूल से अनुप्राणित होती है। इस व्याख्या परंपरा में भी एक सृजनात्मकता होती है, इसमें भी नवीन आयाम विचारों के सामने आते हैं, लेकिन वो सदैव मूल से अनुप्राणित होता है। ये सिंगुलर विजन है। दया जी भारतीय दर्शन के इस सिंगुलर विजन के बहुत विरोधी व्यक्ति थे। और ये एक तरह से वो केवल भारतीय दर्शन पर ही इसे लागू नहीं करते थे, बल्कि उनके विस्तृत लेखन में आप पाएंगे कि जीवन और जगत को ही सिंगुलर विजन से देखना अपने आप में एक दार्शनिक प्रकार का दोष है। क्रिएटिव यूज ऑफ हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है रिकवरी ऑफ प्रोसेस मॉडर्निटी। खंडन मंडन, वाद संवाद की परंपरा जो भारतीय दर्शन में हजारों वर्ष से अपनी निरंतरता को बनाए रखा, वो 12वीं शताब्दी के बाद मगध की मौलिकता कैसे गुम हो गई। दया जी की यह बहुत गहरी पीड़ा थी कि पहली शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक नागार्जुन से प्रारंभ होकर उदयन निराकरणम रत्नकीर्ति के ग्रंथ तक जो सूत्र, भाष्य, वार्तिक इत्यादि ग्रंथों की का प्रतिक्रिया में प्रणयन हुआ, ये जो संवाद की परंपरा थी वो 12वीं शताब्दी के बाद भारत में क्यों गुम हो गई,
उस परंपरा की उस प्रक्रियात्मक आधुनिकता को दया जी फिर से चालू करना चाहते थे। और इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिलॉसफी 18th सेंचुरी ऑनवर्ड, उनके ग्रंथ को आप देखिए कि उनमें कितनी अंदर से पीड़ा है उस भारतीय दर्शन परंपरा की उस प्रक्रियात्मक आधुनिकता को फिर से पाने की। क्रिएटिव यूज ऑफ हिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण पहलू जयपुर एक्सपेरिमेंट का रहा है कि फिलॉसफी इज फिलॉसफी, इट शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू ईस्ट एंड वेस्ट। फिलॉसफी इज फिलॉसफी। और जयपुर एक्सपेरिमेंट के क्रिएटिव यूज ऑफ हिस्ट्री की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्रवृत्ति रही है, वो रही है फिलॉसफी विदाउट हिस्ट्री। फिलॉसफी विदाउट हिस्ट्री। और इस खूबसूरत प्रवृत्ति के जो प्रणेता हैं, या ये खूबसूरत प्रवृत्ति जयपुर प्रयोग में जिनके माध्यम से सबसे अधिक मुखरित हुई है, वो है प्रोफेसर राजेंद्र स्वरूप भटनागर। राजेंद्र स्वरूप भटनागर दार्शनिक चिंतन के समस्त आयामों पर उन्होंने प्रकीर्ण लेखन किया है। और धन्यवाद शेखावत जी को कि उन्होंने एक तरह से प्रोफेसर राजेंद्र स्वरूप भटनागर के सारे लेखन को कई वॉल्यूम्स में संपादित करके उन्होंने लाया। वो अपने लेखन में क्या कर रहे हैं, क्या प्रतिपादित कर रहे हैं, किस तरीके की आलोचना प्रत्यालोचना में वो अपने को इंगेज कर रहे हैं, इन सब चीजों को आप देखते हुए आप राजेंद्र स्वरूप भटनागर को इस दृष्टि से भी पढ़िए कि फिलॉसफी विदाउट हिस्ट्री, मतलब अगर आपको दर्शन के इतिहास का, पश्चिमी या भारतीय दर्शन के इतिहास का ज्ञान नहीं है, फिर भी यदि आप चिंतन करने की एक व्यवस्थित कला से वाकिफ हैं, तो चिंतन के उन स्थापनाओं और चिंतन के उन परिणामों तक आप स्वाभाविक रूप से चिंतन की प्रक्रिया में पहुंच सकते हैं, जिस चिंतन की प्रक्रिया प्लेटो से लेके विटगेनस्टाइन तक या हैबरमास तक स्थापित हुई है, और वैदिक परंपरा में वैदिक ऋषियों से लेकर दयाकृष्ण जी तक तो स्थापित हुई है। उस प्रक्रिया में आप जा सकते हैं। और जब आप फिलॉसफी विदाउट हिस्ट्री, आप राजेंद्र स्वरूप के भटनागर जी के इस लेखन को देखिए। यद्यपि शेखावत जी कहते हैं कि राजेंद्र स्वरूप भटनागर का दर्शन जो है वो सिद्धांतहीनता का दर्शन है। मुझे लगता है कि सिद्धांतहीनता अपने आप में एक नकारात्मक पदावली है, और सिद्धांतहीनता के दर्शन का एक भारतीय प्रतिनिधि हमें जयरासी भट्ट मिलते हैं भारतीय परंपरा में, जिन्होंने इनहेलेशन ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स को स्थापित करते हुए तत्वोपप्लव सिंह नामक ग्रंथ लिखा है। तो हम राजेंद्र स्वरूप भटनागर को भारतीय परंपरा या 20वीं शताब्दी का जयरासी भट्ट नहीं कर सकते। वो ये दिखाते हैं कि एक चिंतनशील प्राणी अपने जीवन और जगत का अवगाहन करते हुए उन दार्शनिक स्थापनाओं और परिणामों तक स्वयं पहुंच सकता है। मुझे याद नहीं है उस लेखक का नाम, लेकिन मैंने पश्चिमी दर्शन के एक लेखक की किताब पढ़ा है, जिस किताब की टाइटल ही थी फिलॉसफी विदाउट हिस्ट्री। आप इस प्रवृत्ति का एक छोटा सा नमूना आप दया जी के 2 लेखों में देख सकते हैं। दया जी ने 2 लेख पाश्चात्य दर्शन के इतिहास पे लिखे हैं विद्यार्थियों के लिए, जिसमें एक थेलीज से लेकर बर्गसा तक है, और दूसरा लेख बर्गसा से लेके समकालीन मतलब पश्चिमी दर्शन विटगेनस्टाइन तक है। आप उस दोनों लेखों को पढ़िए तो कहीं आपको उसको समझने के लिए आपको पश्चिमी दर्शन के इतिहास की जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके सामने पूरा का पूरा पश्चिमी दर्शन का इतिहास प्रस्तुत हो जाएगा। ये भी जयपुर एक्सपेरिमेंट की एक बहुत छोटा
लेकिन ये बहुत खूबसूरत प्रवृत्ति थी। और क्रिएटिव यूज ऑफ हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जयपुर एक्सपेरिमेंट में, फिलॉसफी ऑफ थिंकिंग बीइंग। फिलॉसफी ऑफ थिंकिंग बीइंग, ये एक टर्म हमने कॉइन किया है। दया जी का एक बड़ा फेमस लेख है थिंकिंग एंड थॉट, जिसमें दया जी ये कहते हैं कि थिंकिंग इज नॉट ए मोनाडिक एक्ट। यह हमें अपने आप से, अन्यों से, यहां तक कि अन्यों में मनुष्य ही नहीं मानवेतर संसार से भी मुझे जोड़ता है। ये चिंतन की प्रक्रिया, ये मोनाडिक एक्ट नहीं है। और दया जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि थॉट इज ए टेंटेटिव आउटकम और टेंटेटिव प्रोडक्ट ऑफ थिंकिंग। चिंतन की प्रक्रिया का विचार के रूप में जो प्रतिफलन होता है वह अंतिम नहीं होता है, वह टेंटेटिव होता है, वह टेंटेटिव प्रोडक्ट होता है। इसीलिए विचार की प्रक्रिया जो है, चिंतन की प्रक्रिया जो है, एक अंतहीन प्रक्रिया है। और इस दृष्टि से आप कह सकते हैं कि पूरे दया जी की फिलॉसफी को यदि कोई किसी बहुत बेहतर मतलब आप टाइटल दे सकते हैं, तो पूरे दया जी के चिंतन को आप कह सकते हैं फिलॉसफी ऑफ थिंकिंग बीइंग। मतलब उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की राइटिंग से लेके ए थ्योरी टुवर्ड्स स्ट्रक्चरल एंड ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन तक की पूरी प्रक्रिया को आप कह सकते हैं कि यह एक तरह से फिलॉसफी ऑफ थिंकिंग बीइंग है। और इसी थिंकिंग बीइंग पर पूरा का पूरा जो शल्य जी का चिंतन है, उसका मूल स्रोत भी यही थिंकिंग बीइंग है। क्योंकि ये जो थिंकिंग बीइंग है वह केवल अपने से बाहर की दुनिया के विषय में ही नहीं सोचता है, बल्कि इसके पास एक विशिष्टता होती है कि वह अपने आप पर ही दृष्टिपात करता है, जिसे शल्य जी प्रतंगमुख और परांगमुख चेतना कहते हैं। और जिन लोगों ने शल्य जी को पढ़ा होगा वो इस बात को समझ सकते हैं कि पूरे शल्य जी के चिंतन का जो नाभिक है, जो न्यूक्लियस, वो ये है कि उस मानवीय परिस्थिति का, उस मानवीय स्थिति का विश्लेषण करना जिस मानवीय स्थिति में चेतना आत्मचेतन होके परांगमुख निवर्तन में संसार की ओर जाती है और प्रतंगमुख निवर्तन में वह अपने आप के ऊपर दृष्टिपात करती है। और ये फिलॉसफी ऑफ थिंकिंग बीइंग जो है वह एक तरह से दर्शन की आत्मचेतना का प्रस्थान है। दर्शन की आत्मचेतना का प्रस्थान है। मित्रों, मैं अपनी बात को शीघ्र ही समाप्त करूं, इसके लिए थोड़ी सी चर्चा मैं जयपुर एक्सपेरिमेंट की भाषा संबंधी जो उसका जो विचार था, क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज, अगर इस बात को न कहा जाए तो जयपुर एक्सपेरिमेंट को अपने आप में पूरा नहीं कहा जा सकता है। कि पूरे जयपुर एक्सपेरिमेंट में भाषा के प्रश्न को कितनी गंभीरता से उठाया गया है। दया जी कहते हैं कि व्हाट एवर इज रिटेन इन इंग्लिश दैट कैनॉट बी सेट राइटिंग अबाउट इंडियन फिलॉसफी। वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि इंडियन फिलॉसफी कैनॉट बी रिटेन इन हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, दया जी भी अंग्रेजी जानते थे, बहुत कुछ उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, लेकिन दार्शनिक रूप से इस बात से वो तो सहमत है कि भाषा भी हमारे
चिंतन के को औपनिवेशीकृत करने का एक बहुत आधारभूत और बहुत ही गहरा माध्यम बन सकती है। पाही साहब को तो अंग्रेजी में महारत हासिल था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का मैग्नम ओपस अंग्रेजी में नहीं लिखे। अंग्रेजी में लिखे होते तो इस पुस्तक की विदेशी पाठकों के द्वारा धूम मची होती। क्या कारण था? नए विद्यार्थियों को इस प्रश्न पर सोचना चाहिए, नई पीढ़ी के लोगों को। अंग्रेजी में महारत हासिल होते हुए आखिर पाही साहब ने वैशेषिक पदार्थ व्यवस्था का पद्धति मूलक विमर्श हिंदी में लिखने का निर्णय क्यों लिया? ये उदाहरण केवल दया जी के केवल पाही जी के संदर्भ में ही नहीं, जेनू में तुलसी राम ने मुर्दहिया को आत्मकथा के रूप में हिंदी में क्यों लिखा? वो तो अंग्रेजी भाषा के समाजशास्त्री थे, लेकिन मुर्दहिया उन्होंने हिंदी में क्यों लिखा? परमजीत सिंह जज ने इतने बड़े उपन्यासकार हैं, लेकिन पंजाब की सामाजिक स्थिति का विवरण जब उन्होंने लिखने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने त्रिकाल संध्या हिंदी में क्यों लिखा? हमें इस पर विचार मित्रों करना चाहिए। और बहुत संक्षेप में केवल मैं दया जी भारतीय दर्शन की पुस्तकों को, भारतीय दर्शन एक नवीन दृष्टि, भारतीय दर्शन पर उन्होंने जितने प्रकीर्ण लेखन किए, ये सब क्या बताता है? ये बताता है कि भाषा का प्रश्न भी 20वीं शताब्दी में मेकिंग ऑफ कंटेम्पररी इंडियन फिलॉसफी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरा भारतीय मानस इस महत्वपूर्ण प्रश्न को आज तक उस गंभीरता से नहीं लिया। इसके अपवाद मैंने कुछ लोगों को बताया, लेकिन इसके पूर्णतः अपवाद यदि भारत में कोई व्यक्ति है जिन्होंने भीष्म संकल्प के साथ जयपुर प्रयोग के एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष को सामने रखा, वो यशदेव शल्य है। और यशदेव शल्य का संपूर्ण विचार अपने आप में एक कंप्लीट फिलोसफिकल सिस्टम है। और उन्होंने भीष्म संकल्प के साथ जो कुछ भी लिखा वो हिंदी में लिखा, और यही इसी के चलते उनके चिंतन में मौलिकता का इतना उच्च स्तर हमें प्राप्त हो सका। ये बात अलग है कि वर्तमान भारतीय दार्शनिक समाज शल्य जी के इस अवदान से उस तरह परिचित नहीं हो सका है। मित्रों, मैं संक्षेप में केवल इतना कहना चाहूंगा लैंग्वेज के प्रश्न पर। जो जयपुर प्रयोग का हार्द है वो ये, और मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह दया जी से हुए मेरे व्यक्तिगत संवाद के आधार पर मैं ये कहने जा रहा हूं। दया जी के साथ संवाद करते हुए मैंने उनके सामने ये पक्ष रखा किसी भी बौद्धिक परंपरा की सृजनात्मक गतिशीलता तब तक बनी रहती है जब तक अनुभूति, अभिव्यक्ति, अवधारणीकरण और अवधारणीकरण के तर्कशास्त्र में एक तारतम्यता बनी रहती है। अनुभूति, अभिव्यक्ति, अवधारणीकरण और अवधारणीकरण का तर्कशास्त्र, ये चार चीजों में जब तक तारतम्यता बनी रहती है तब तक किसी भी बौद्धिक परंपरा की सृजनात्मक गतिशीलता में गतिरोध उत्पन्न नहीं। भारत में आप देखिए कि मुगलों के द्वारा 673 वर्षों के गुलामी के दौरान भी भक्ति आंदोलन तक हमारी ये सृजनात्मक गतिशीलता बनी रही। मगध की मौलिकता गुम नहीं हुई थी, लेकिन
जब से अंग्रेजी भाषा ने इस देश में लैंग्वेज ऑफ नेशनिज्म और लिंगुआ फ्रैंकेस्टाइना के स्टेटस को प्राप्त कर लिया, तो अनुभूति, अभिव्यक्ति, अवधारणीकरण और अवधारणीकरण का तर्कशास्त्र, इसकी तारतम्यता कुपित हो गई, बिगड़ गई। अनुभूतियां मेरी अपनी होती हैं, लेकिन उस अनुभूतियों के अभिव्यक्तिकरण के लिए जब हम किसी दूसरे भाषा के तर्कशास्त्र का उपयोग करते हैं, तो हम अपनी निज अनुभूतियों का अवधारणीकरण उस निजता में नहीं कर पाते। और भाषा के द्वारा मनुष्य की चेतना का कैसे विस्थापन किया जाता है, इसके लिए आपको कभी, आप जो रुचि रखते हैं, वो हाइडेगर के ऑटोबायोग्राफी में उनके 2 प्रसंगों को जरूर पढ़ना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग है कि हाइडेगर का एक मित्र लाओ त्से का अनुवाद करना चाहता था जर्मन भाषा में। तो हाइडेगर का एक चीनी मित्र आया, तो दोनों आपस में बात करने लगे, जो लाओ त्से का जर्मन भाषा में अनुवाद कर रहे थे और वो चाइनीज मित्र से। तो जर्मन विद्वान ने चीनी विद्वान से कहा कि ये चीनी ऐसा क्यों सोचते हैं जो समझ में नहीं आता। तो चीनी विद्वान ने उत्तर दिया कि हम चीनी अरस्तु के तर्कशास्त्र से परिचित नहीं थे। बगल में बैठा हुआ हाइडेगर कहता है कि ये शुक्र है भगवान का कि ये चाइनीज अरस्तु का तर्कशास्त्र नहीं पढ़े थे, इसीलिए अपनी विचारों की निजता में आज भी ये कायम है। तो मित्रों, हमें जयपुर एक्सपेरिमेंट के ये क्वेश्चन अबाउट लैंग्वेज पर भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। जयपुर एक्सपेरिमेंट में जितने लोग रहे, प्रोफेसर दयाकृष्ण, प्रोफेसर विशंभर पाही, यशदेव शल्य, मुकुंद लाथ, राजेंद्र स्वरूप भटनागर, के.एल. शर्मा, के.एन. शर्मा, ये सारे लोग, शेखावत जी, रामू गांधी, धर्मेंद्र कुमार, ये सब समय समय पर जो लोग रहे, कभी जयपुर प्रयोग पर विचार करते हुए इनके बीच की वैचारिक साझेदारी के सूत्रों को भी खोजना चाहिए, तो जयपुर प्रयोग को समझने में हमें एक गहरी दृष्टि मिलती है। मैं एक दो बहुत सटीक बिंदुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जयपुर प्रयोग में इन लोगों के बीच की एक वैचारिक साझेदारी कैसी है। दया जी कहते हैं, थिंकिंग क्रिएटिवली एंड इट इज नॉट ए मोनेडिक एक्ट, बल्कि ये जीवन और जगत चिंतन प्रक्रिया जो है वो जीवन और जगत को परत दर परत खोलता है, यह हमें दूसरों से जोड़ता है। आप देखिए कि इस प्रश्न के में यशदेव शल्य कैसे साझेदारी करते हैं और उसका एक कॉन्ट्रेरी एस्पेक्ट प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य के समस्त सृजनात्मक व्यापार आत्मोन्मुख व्यापार है, अपने को पाने का एक अंतहीन उद्यम है। मनुष्य के सारे ज्ञानात्मक उद्यम जो है वो अपने आप को पाने के व्यापार के अंतहीन उद्यम है। केवल मैं इतना संकेत कर रहा हूं कि देखिए ये दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रेरी साझेदारी कैसे। दया जी और पाही जी में आप इस वैचारिक साझेदारी को लोकेट कीजिए तो आप पाएंगे कि दया जी मोनोथेस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्म थ्योरी को चुनौती देते हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि पाही साहब कर्म मतलब कृत प्रणाश, अकृत अभ्यागम, अदृष्ट कारणतावाद, ये सारे जो न्याय वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत हैं जो मोनोथेस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्म थ्योरी को मजबूती प्रदान करते हैं, पाही साहब कृत प्रणाश, अकृत अभ्यागम और अदृष्ट कारणतावाद की व्याख्या
और उसका खंडन करते हुए किस तरीके से एक न्याय वैशेषिक सिस्टम में मोनोथेइस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्म थ्योरी का एक काउंटर पर्सपेक्टिव या एक काउंटररी पर्सपेक्टिव कितने सिस्टमेटिक ढंग से उसमें तंत्रबद्ध करते हैं। ये अद्भुत वैचारिक साझेदारी है। एक दूसरी वैचारिक साझेदारी आप पाही जी में और दया जी में देखिए, तो दया जी और पाही जी तंत्र केंद्रित विचार स्वातंत्र के बदले, तंत्र केंद्रित विचार स्वातंत्र के बदले विचारक केंद्रित विचार स्वातंत्र का वर्ण करने वाले ये दोनों दार्शनिक रहे। विचारक केंद्रित विचार स्वातंत्र का वर्ण करने वाले दार्शनिक रहे। और वास्तव में पाही जी और दया जी के अतिरिक्त शल्य जी और मुकुंद जी का भी चिंतन जो है वो विचार केंद्रित विचार स्वातंत्र का ही वर्णन करने वाला चिंतन है। और इस तरह से जयपुर प्रयोग का एक सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष रहा है और जिस महत्वपूर्ण पक्ष को क्रियान्वित करते हुए जयपुर प्रयोग ने 20वीं शताब्दी में, मतलब ए मेकिंग ऑफ 20th सेंचुरी इंडियन फिलॉसफी की एक प्रयोगशाला बना, वो इसलिए बना कि इस संकुल से जुड़े जितने वहां दार्शनिक थे जो एकत्रित हुए दया जी के प्रयासों से, वो सब, उन सभी का जो फिलॉसफिकल स्पिरिट था वह विचारक केंद्रित विचार स्वातंत्र का था। और इसीलिए जयपुर प्रयोग को विचार केंद्रित विचार स्वातंत्र की प्रयोग धर्मिता से भी अभिहित किया जा सकता है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि जयपुर प्रयोग से जुड़े जितने भी लोग रहे हैं, मेरे जीवन का सौभाग्य रहा है कि मेरा उनसे एक बहुत ही लंबा एकेडमिक एसोसिएशन रहा। मैं उनका स्नेह भाजक रहा। इसलिए उनके ग्रंथों के आधार पर, उनके लेखन के आधार पर और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मेरे मन में जयपुर प्रयोग के विषय में कहने की बहुत इच्छा होती है। लेकिन संगोष्ठी और सत्र दोनों के लिए समय की कोई मर्यादा होती है और उस मर्यादा का ध्यान रखते हुए हम इस आह्वान के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं कि इस संगोष्ठी की सफलता इस बात में है कि अब तक जो जयपुर प्रयोग के विषय में 2-4-10 लोग थोड़ी बहुत जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, इस परिधि को विस्तारित किया जाना चाहिए। और इस देश में दर्शन से सरोकार रखने वाली जो वर्तमान पीढ़ी है, उस तक इस जयपुर प्रयोग की संभावनाओं को विस्तारित करने का अवश्य प्रयास किया जाना चाहिए। और इस प्रयास में यह संगोष्ठी की भूमिका बहुत ही एक ऐतिहासिक और आत्मचेतन पहल के रूप में हो सकेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों ने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना और मुझे अपनी कुछ अनुभवों को कहने का अवसर दिया, इसलिए मैं आयोजकों के प्रति, सत्र के अध्यक्ष के प्रति और इतने बड़े बड़े विद्वान जो इस कॉन्ट्रेरी थिंकिंग के उत्सव के साक्षी बने हुए हैं, आभासी पटल पर मैं प्रोफेसर आरपी सिंह सर को देख रहा हूँ, प्रोफेसर आशा मुखर्जी भौतिक रूप से उपस्थित हैं, प्रोफेसर राकेश चंद्रा जी उपस्थित हैं, प्रोफेसर आरसी सिन्हा जी उपस्थित हैं। मैं सबके प्रति फिर से क्षमा याचना करते हुए कि दुर्योगवश मैं भौतिक रूप से इस उत्सव का साक्षी नहीं बन पाया, फिर भी आप लोगों ने मुझे आभासी माध्यम से अपनी बात कुछ कहने का अवसर दिया, इसलिए सबके प्रति आभार, कृतज्ञता और साधुवाद प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा। एक बहुत ही सुचिंतित आलेख प्रस्तुत किया प्रोफेसर शर्मा ने।
वो इस एक्सपेरिमेंट से और उस एक्सपेरिमेंट में लगे एक्सपेरिमेंटर्स से व्यक्तिगत रूप से परिचित और संबद्ध रहे हैं, इसलिए उन्होंने निजी अनुभवों और ओरल डिस्कशंस को भी अपने वक्तव्य का हिस्सा बनाया।